हेलो गाइस, वेलकम बैक स्नैपमैन क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी विद सीकर ऑल इंडिया रैंक 17 इन द सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ओके, सो हमारी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है किस चीज़ का, तो मैं बता दूं कि हमारा जो प्लेलिस्ट चल रहा था सीएमए फाइनल का जो इलेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 20 सी। ओके, एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्टार्टअप, तो उसका जो प्लेलिस्ट चल रहा था तो उसका नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम करने वाले हैं 1.5, जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था एंटरप्रेन्योर स्किल सेट्स, तो उसमें आज हम सब कैटेगरी का जो फिफ्थ वाला जो चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, आई होप कि सबको आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि जितना मैंने ठीक किया है उतना ही हमको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, और जो भी मैं बता दूंगा कि ये आपको घर पे रीड करना है तो वो आप खुद से रीड कर लेना। ओके, और उसमें कुछ होगा नहीं। चलो, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या बोलता है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग पहले मीनिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या होता है पता है? कैपिटल स्ट्रक्चर यानी हाउ कंपनी अरेंज मनी। ओके, कंपनी अरेंज कैसे करती है मनी को, वो आपको पढ़ना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में। लाइक कंपनी क्या करेगी, उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो फिर कंपनी इक्विटी से वो पैसे लेगी, या तो फिर कंपनी डेट से पैसे लेगी। डेट यानी लोन। ओके, तो ये दो तरीका है कि जिससे कंपनी लाइक कोई भी पर्सन उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैपिटल कहाँ से जनरेट करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ से करेगा, तो वो डेट या तो इक्विटी से ले सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। ओके, बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, कई कई जगह सिर्फ इक्विटी रहता है, कई कबार सिर्फ डेट ही रहता है। ओके, तो वो डिपेंड्स अपॉन करता है कि कंपनी कैसे लाइक उसको क्या ज्यादा अच्छा, लाइक अच्छा तो नहीं बोल सकते बट ज्यादा उसको लिए सूटेबल है, कंपनी के लिए कौन सा किस सूटेबल है, लाइक डेट सूटेबल है या इक्विटी सूटेबल है, कि कहाँ पे वो रीपेमेंट करना चाहता है, कहाँ पे जो रीपेमेंट करना नहीं चाहता। ओके, तो देखते हैं हम आगे। फॉर द फाइनेंसिंग द बिजनेस वेंचर। ओके, फाइनेंसिंग द बिजनेस वेंचर, इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो नोन होता है परमानेंट सोर्स ऑफ द कैपिटल विद द फाइनेंशियल फैसिलिटी। यानी इसका मतलब होता है कि इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको सिर्फ अपनी कंपनी का एक स्टेक आपको देना पड़ता है इन्वेस्टर को। ओके, उसके बदले में आपको कुछ ऐसा वो रीपेमेंट करने का होता नहीं है, आपको सिर्फ वो आपकी जो पार्टनरशिप है उसका एक पोर्शन आपको एक उनको देना पड़ता है। ओके, और अदर हैंड डेब्ट फाइनेंसिंग क्या होता है कि जो फाइनेंस टू मैच्योरिटी कैपिटल सोर्स एंड द लीगल ऑब्लिगेशन टू कंपनी एंड रिलेट टू सर्टेन कैश आउटफ्लो। लाइक लोन आप लेते हो। ओके, मैंने यहाँ पे बताया डेट यानी लोन होता है। ओके, तो लोन आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। क्या आपको इक्विटी में रीपेमेंट करना पड़ता है? नहीं, इक्विटी में आपको एक ड्यूरेशन के पास मैच्योरिटी के पास आपको रीपेमेंट नहीं करना होता है, वो उसका प्रॉफिट में ही हिस्सा हो जाता है, जिसको जिस भी इन्वेस्टर को आपने इक्विटी दिया है उसका। बट इन द लोन में क्या होता है कि आप जब डेट लेते हो, ओके, तो वो डेट में क्या होता है कि भाई डेट में आपको जो लोन होता है तो उसको एक क्या बोलते हैं उसको, एक पीरियड वाइज आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। ओके, तो उसमें आपको फिनाइट टू मैच्योरिटी कैपिटल सोर्स एंड द लीगल ऑब्लिगेशन टू द कंपनी रिलेटेड टू सर्टेन कैश आउटफ्लो। अभी कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को? ओके, लाइक फर्स्ट है, हमने फर्स्ट हम देख रहे हैं कौन सा, कंपनी लाइफ साइकिल। ओके, कंपनी लाइफ साइकिल क्या होता है देखते हैं। इवॉल्व टाइम। ओके, कंपनीज टिपिकली इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम कैश कंज्यूमर टू कैश जनरेटर विद डिक्रीजिंग बिजनेस रिस्क एंड इंक्रीज द डेट कैपेसिटी। यानी ये जो लैंग्वेज है ना वो शायद आपको समझ ना आए। ओके, तो मैंने इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ या जिसमें मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको कॉन्सेप्ट बेस आपको लेना है, उसमें बेसिस पे आपको चलना है। ये जो पूरा बोला तो कंपनी लाइफ साइकिल, तो कंपनीज टिपिकली इवॉल्व ओवर द टाइम फ्रॉम द कैश कंज्यूमर टू कैश जनरेटर विथ डिक्रीजिंग द बिजनेस रिस्क एंड इंक्रीज द डेट कैपेसिटी। लाइक सिंपल मैं बता दूं कि जो भी नई कंपनी होती है ना, ओके, जो भी नई कंपनी होती है जो अभी अर्न नहीं कर रही है, कुछ भी कमा नहीं रही है, तो वो क्या करेगी, वो प्रीफर करेगी कि भाई ओनर्स फंड ले लो, यानी इक्विटी हम ले सकते हैं। ओके, तो वो होता है। और दूसरी चीज कि भाई जिसके पास लाइक अभी अर्निंग शुरू है, अर्निंग वो कर रहा है, वैसी कंपनी क्या करेगी, भाई डेट लेना उसको अच्छा लगेगा क्योंकि वो रीपेमेंट करके उसको खत्म कर देना है। ओके, बट जब भी कंपनी बड़ी बड़ी होती जाती है तो वो लोग इक्विटी प्रेफर नहीं करते। क्यों इक्विटी प्रेफर नहीं करते? क्योंकि थर्ड पार्टनर को भी उसको लाना पड़ेगा, उतने उतना उसको इक्विटी देना पड़ेगा। ओके, तो वो लोग वो नहीं सोचते, उससे अच्छा है कि भाई वो डेट लेके वो रीपेमेंट कर देंगे। ओके, क्योंकि उतना तो वो कमा ही रहा है कि वो डेट का जो पैसा है वो चुका चुका सकते हैं। तो ये बोल रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Optimal capital structure involves trade-off between the benefit of the higher leverage, which include the tax deductibility of the interest, and the lower cost of the debt relatively to equity, and the cost of higher leverage, which include the higher risk of the all capital provides and potential cost of the financial distress। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई डेट जो होता है ना वो चीपर होता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट जो होता है ना वो सेव्स टैक्स में आप सेव टैक्स उसका कर सकते हो, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका। ओके, तो मेन लोग लोग क्या करते हैं कि भाई डेट को इंक्रीज करते जाते हैं।
बट इतना भी टू मच डेट इंक्रीज नहीं कर सकते, वरना बिजनेस में बहुत सारा घाटा हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इक्विटी एंड जो भी आपका इक्विटी एंड डेट है, तो उसका एक बैलेंस करके रखते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ द लिवरेजेस। फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, कंपनी मैनेजमेंट में कंसीडर several फैक्टर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड यूज ऑफ द लिवरेज। ओके, पहली बात, लिवरेज यानी डेट होता है। ओके, जो डेट हेल्प करता है इंक्रीज रिटर्न टू ओनर्स इफ द बिजनेस अर्न्स वेल, बट इफ द बिजनेस फेल्स, डेट इंक्रीज लॉसेस। ओके, तो ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, डेट लेते हैं, बट इतना भी ज्यादा वो डेट नहीं रखते कि जिससे उसकी कंपनी को लॉस हो जाए। ओके, चलो आगे चलते हैं, कंसिडरेशन ऑफ द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। इन द सीकिंग टू मैक्सिमाइज द स्टेक होल्डर वैल्यू, company management may make the capital structure decision that are not interested of the stakeholder, such as the debt holder, supplier, customer or the employees। यानी क्या कहना चाहता है कि भाई जो कंपनी है ना, उसको सोचना पड़ता है किसके बारे में, तो भाई स्टॉक होल्डर जो उनके होते हैं उनके बिहाफ पे आपको सोचना पड़ेगा। बट सिर्फ क्या स्टॉक होल्डर के बिहाफ पे उनको सोचना पड़ेगा कि भाई स्टॉक होल्डर को कहीं पर भी नुकसान ना हो, वैसे सब नहीं। तो उसके स्टॉक होल्डर को तो ये सोचना ही है, बट उसके साथ साथ उनको डेट होल्डर जो उनको पैसा दिया है, उनके सप्लायर जिनको उनको पैसे चुकाने हैं, जो कस्टमर है, ओके, जिससे पैसे लेने हैं, तो और एम्प्लॉइज जिनको वो लोग सैलरी देते हैं, तो इन सभी का उन लोगों को सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से उन लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है, और ये जो वाला पोर्शन है वो आपको रीड करना है। ओके, कुछ बात, ये बहुत इजी पॉइंट बोला है, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो भाई मैंने पहले बता दिया कि भाई कंपनी को फंड अरेंज करके फिर कंपनी को स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो कंपनी फंड्स ओवरऑल ऑपरेशन ग्रोथ करने के लिए तो कैसे वो करता है, तो मैंने बता दिया इक्विटी एंड डेट लेके। ओके, डेट कंसिस्ट क्या होता है, तो बोरोड मनी होता है। ओके, मैंने जो बोल दिया लोन एज अ, आपको पता चल जाएगा, टू द लेंडर कॉमन इंटरेस्ट एक्सपेंस। इक्विटी क्या वो कंसिस्ट करता है, तो ओनरशिप राइट, जो मैंने बता दिया कि कंपनी के जो स्टेक होते हैं वो आपको इन्वेस्टर को देना पड़ता है। ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो यूजफुल टू डिटरमाइन द रिस्क आपकी कंपनी में कितना है। ओके, तो वो डेट इक्विटी रेशियो से आपको पता चल जाता है। आपने कहीं भी बैलेंस शीट देखी होगी तो ये रेशियो भी आपको पता चला होगा, और आपने एफएम में भी पढ़ाई होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि द एंटरप्रेन्योर कैन डिसाइड ओवर द कैपिटल स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ साइज, ऑपरेशन और मैच्योरिटी। ओके, तो ये लाइन भी आप याद कर लेना, जो ऊपर हम समझाए उसी का एक लाइन लिख के आया है कि भाई साइज, ऑपरेशन, मैच्योरिटी के जगह आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को भी आपको फोकस करना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट हम लेक्चर पर चलते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ओके, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है, तो वो पहले हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नोट्स दिया है। इन लोगों का जो नोट्स है वो थोड़ा मुझे इनसफिशिएंट लगा कि भाई आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो समझाना था, चाहिए था जिस हिसाब से, वो इफेक्टिवली नहीं समझा गया। तो मैंने यहाँ पे आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स अलग से लिख के रखे, तो आप लिख लेना। ओके, और वो देखते हैं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड हम देखने वाले रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एंड देन देखने वाले हम मैनेजमेंट। ओके, सो फर्स्ट आरएम। अभी बहुत सारे लोग रॉ मटेरियल लिखा है, सर ने रॉ मटेरियल, अरे भाई रॉ मटेरियल नहीं है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन आरएम है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो कोई ऐसे गलत फहमी ना हो जाए। आरएम नहीं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है, मींस कलेक्टिंग एंड यूजिंग ऑल द थिंग्स। थिंग्स यानी कौन कौन सी थिंग्स, मनी, पीपल, आइडियाज एक्सेट्रा। ये थिंग्स को नीड नीड जरूरत रहेगी क्या करने के लिए, स्टार्ट या तो रन अ बिजनेस। ओके, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए यानी कौन कौन से रिसोर्स आपको चाहिए रहेंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ओके, ऑब्वियसली चीजें सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो उसके लिए आपको रिसोर्स तो चाहिए रहेंगे, तो वो रिसोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योर गैदर द different resources so that they can make and sell the products at a price higher than the cost, जिसका उसको कॉस्ट लगा है बनाने के लिए, उससे भी ज्यादा प्राइस में भी बेच के अर्न करेगा प्रॉफिट। तो दिस इज हाउ दे कैन अर्न प्रॉफिट। ओके, ऑब्वियसली ये इजी टू अंडरस्टैंड है, और आपको अभी पता चल गया होगा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या कहना चाहता है, ये 3 पॉइंट्स है। अभी हम पढ़ते हैं इन लोगों का। Resource mobilization of the resources is the backbone and defining the characteristics of the entrepreneurship. Okay, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कि जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो उसको भी हम देखते जाएंगे। रिसोर्सेज आर द स्पैनिंग ओवर द ह्यूमन, सोशल, फाइनेंशियल एंड अदर फॉर्म ऑफ द कैपिटल। ओके, ये बहुत सारे अदर फॉर्म में, जैसे यहाँ पे हमने मनी देखा, पीपल देखा, आइडियाज देखा। ओके, तो वो एक फॉर्म है, तो वो कौन सा फॉर्म है, लाइक ह्यूमन का, सोशल, फाइनेंशियल, अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, वो आगे देखेंगे। ओके, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। दे ऑर्गेनाइज, बट उसका यूटिलाइज होता है, बस उतना आप सोचिए। They organize and recombine variety of the resources such as the financial, human, and the social capital. Resources have the referred the tangible and intangible assets owned by the entrepreneur, and entrepreneur is the focal actor
डेविडसन एंड द हॉन्ग 2003 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो इज द एंगेज रिसोर्सेज अक्यूमुलेशन लिंकेज द रिसोर्सेज। ओके, लाइक कौन से कैपिटल में आपके कौन सी चीज आती है, कौन से रिसोर्सेज आ सकते हैं, उसका एक आपको बाइफर्केशन दिया हुआ है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। ये इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको बोल देगा कि भाई स्टोरीज है तो वो कौन सा कैपिटल में आपको फॉलोन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आता है। वैसे आपको यहाँ से बहुत सारे में अब याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कैपिटल में कौन सा रिसोर्सेज आ सकता है। ओके, तो इंटेलेक्चुअल में आपका आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, स्टोरीज, एजुकेशन, एक्टिविटीज। ह्यूमन कैपिटल में लाइक टैलेंट आ गया, उसका नॉलेज, स्किल, उसका एक्सपीरियंस, उसका डाइवर्सिटी। फाइनेंशियल में लाइक रेवेन्यू, डेट, इक्विटी और ग्रांट फाइनेंसिंग। नेटवर्क में क्या आ गया, कनेक्टनेस, रिलेशनशिप, बॉन्डनेस। कल्चर में क्या आ गया भाई, एटीट्यूड, माइंडसेट, बिहेवियर, हिस्ट्री, इंक्लूसिवनेस, लव ऑफ प्लेस। फिजिकल में क्या आ गया, लाइक डेंसिटी, क्वालिटी ऑफ प्लेस, फ्लूइडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द इंस्टीट्यूशनल कैपिटल में सिस्टम ऑफ लॉ, फंक्शनिंग पब्लिक सेक्टर, मार्केट, स्टेबिलिटी। ये सब सारे पॉइंट आ गए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, ये जो वाला टॉपिक है ना, ये ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से स्टेज में आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन आपको शो करना पड़ता है, शोइंग इन द फिगर। ओके, लाइक आपके कौन कौन से स्टेजेस में आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, कैसे वर्क करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ओके, उसके बारे में बात की गई है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे, फर्स्ट स्टेप उसका स्टेज है सर्च। सर्च करना है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, यानी एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो अपने बिजनेस के लिए कौन से रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। देन एक्सेस, एक्सेस क्या करना पड़ेगा, एक्सेस अग्रीमेंट फॉर द डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर जो है उसको जितनी जो भी रिसोर्स उसको पता चल गया कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए रहेंगे, तो उसको अभी क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, यानी उसको अभी लेना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। ओके, टेकन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देन ट्रांसफर, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट बाय द प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर। ओके, यानी क्या होता है कि अभी जितने भी लाइक उन्होंने रिसोर्सेज जो आइडेंटिफाइड एक्सेस कर लिया है, तो अभी उसको क्या करेगा एंटरप्रेन्योर कि अभी यूज करेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो ये आपका ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ, सर्च, सेट याद है ना, सेट, सेट याद रखने का, सर्च, एक्सेस और ट्रांसफर। पहली चीज मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये सारी चीज होती है ना, लाइक स्टेजेस हो गया, या तो फिर कोई स्टेप्स हो गया। ओके, कोई प्रोसीजर हो गई। ओके, तो इसके जो स्टेप्स रहते हैं ना वो चेंज मत करना प्लीज। एक मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक आपने, मैंने यहाँ पे सेट बना दिया तो आप कुछ भी याद करके, लाइक आपने टेस्ट बना दिया। ओके, तो कुछ भी बना दिया। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ, सेट के अलावा कुछ भी बना था, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, तो आपका जो स्टेज होगा ना वो परफेक्ट वे में नहीं जाएगा। तो आपको वो गलती नहीं करनी है कि ये आपको स्टेजेस आ गया, स्टेप्स आ गए, प्रोसीजर आ गए, तो उसको जो भी स्टेप्स में आपको दिया है वो उसी स्टेज में आपको याद रखना है। क्लियर? चलो आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, हम मैनेजमेंट। आई होप सो कि आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन अच्छे से पता चल गया होगा। मैंने जो 3 पॉइंट लिखा है वो आपको लिए बहुत इफेक्टिव रहे होंगे। चलो ग्रेट, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट, सबको पता है मैनेजमेंट क्या है। सीएमएडी में अपने पूरा 5 चैप्टर से मैनेजमेंट का पूरा पोर्शन आपने पढ़ लिया होगा। ओके, मैनेजमेंट ऑडिट कैसे होता है वो सब। ओके, अभी हम मैनेजमेंट करते हैं। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड ओवरऑल मैनेजमेंट फॉर द इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है तो उसको सभी फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज उसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस में सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ चीज कौन सी कैसी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो उसके पास भी थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई अकाउंटिंग कैसे वर्क होता है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। आई नो कि मैं समझ सकता हूँ एक सीएस, सीएमएस, सीएस के पास जितना नॉलेज होता है उतना नहीं होना चाहिए, बट उसको एक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं कि फॉर द मैनेजमेंट सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर रिगार्डिंग। ओके, ऐसे कौन से आपको एंटरप्रेन्योर रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजन लेने पड़ते होंगे। ओके, एज ए एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे हो गया आपका यूनिट साइज एंड इंस्टॉल कैपेसिटी। ओके, ये सारे पॉइंट समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बोलता चला जाऊँ, आप देख लेना। इजी पॉइंट है, आप अपने बिजनेस आप रन कर रहे हो, वैसे सोच के आप उसको अपनी जगह पर रख के आप सोचना कि आप क्या क्या करते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशीनरी रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब मैंने समझा दिया है, तो वो देख लेना। प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग, नॉलेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, स्टाफ रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, नॉलेज आफ्टर द सेल सर्विस, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये सारे स्टेप्स के डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं एज मैनेजमेंट के रूप में। ओके, एज ए एंटरप्रेन्योर। प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, प्राइमरी कंसर्न फॉर द एंटरप्रेन्योर इज द असेस द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश। मेन चीज क्या है इसमें, ये चीज आपको
इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू। प्राइमरी कंसर्न एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, प्लेस, कि भाई कौन सी ऐसी जगह से वो लाइक प्लेस सिलेक्ट करे। लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्टार्टिंग योर वेंचर या अदरवाइज इन द बिजनेस। ओके, क्यों ऐसा जरूरी, क्योंकि आप सपोज करो कि आपने कैफे खोल दिया, कैफे आपने ऐसी जगह पे खोला कि जहां पे न स्टूडेंट्स आ सकते, ना कॉलेजेस आ सकते, ना तो फिर कोई एनी पर्सन आ सकता है। ओके, ऐसे आपने बहुत दूर जगह पे खोला हुआ है, ओके, जो हाईवे पे आता है, तो वहां पे बहुत कम लोग आएंगे। बट वही कैफे आपने क्या किया होगा, एक सिटी के अंदर जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस जो नजदीक है उसके सामने या तो उसके आसपास लगा दिया होगा, तो क्या होगा, वहां पे ट्यूशन क्लास वाले बच्चे आते होंगे, स्टूडेंट्स आते हैं, ओके, स्कूल वाले आते हैं, कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं, तो ये सारे लोग क्या कर आएंगे, ओके, और उससे आपका जो माउथ मार्केटिंग जो होगा तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई अलग से आपको एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा एक एग्जांपल था कि प्लेस इज मैंडेटरी। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ द कंसर्न्स आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ओके, कैपिटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कॉस्ट, मेन पावर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अदर यूटिलिटीज लाइक वाटर गैस फ्यूल एक्सेट्रा। जो भी बिजनेस होगा तो उसका कुछ भी अदर यूटिलिटीज कॉस्ट तो होगा ही होगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आपका 1.5 जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, आई होप कि आपको इस लेक्चर में कुछ भी क्वेरी नहीं होगी, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। ओके, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।